नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी को। एंड आई होप आप जहाँ पे भी हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो चलिए, हर हफ्ते की तरह आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉपिक बताऊं उससे पहले एक कहावत कहना ज़रूर चाहूँगी। अक्सर हम सुनते हैं जब हम उम्र में बढ़ते हैं तब हमारे घर में ये बात होती है कि उम्र के साथ जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आजकल के बच्चों की, फिर चाहे वो टीनेजर्स हो, यंग एडोलेसेंट्स हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इनकी याददाश्त तो अभी से कमज़ोर हो रही है। क्या आपको लगता है कि याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या फिर क्या ये चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हैं, या फिर ये भूलने के बहाने हैं, और या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सही में भूल जा रहे हैं। लेकिन आखिर इस चक्र के पीछे का कारण क्या है, आज उस पर बातचीत करेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और एक्सपर्ट, ये है भारती नायक। भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। भारती जो हैं ये NLP मास्टर ट्रेनर हैं, ये प्रोएक्टिविटी कोच हैं और पिछले 18 सालों से इनका HR प्रोफेशनल्स के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है, जो योगदान है, वो इस फील्ड में रहा है। ये ग्लोबल स्पीकर भी हैं और भारती लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियों के साथ काम कर चुकी हैं। और आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि ये 85,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल के साथ काम कर चुकी हैं, और ये बहुत बड़ा फिगर है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा दूसरी और 7 देशों के प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ी हैं और इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है इस फील्ड में। भारती का मानना है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, उनके अंदर एक इनेट कैपेबिलिटी होती है जिसे इंसान को पहचानने को शायद कई बार तकलीफ होती है, समझ नहीं पाता कि मेरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये एज एन एक्सपर्ट उन्हें मदद करती हैं ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें और प्रोफेशनली उसको स्ट्रॉन्ग बिल्टअप कर सकें। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए जुड़ते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, क्योंकि आए दिन घर में मुझे पता है कि मम्मी पापा जो हैं वो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। एक ही बात तुम्हें कितनी बार कही जाए, 5 बार, 6 बार, 10 बार, और फिर भी तुम नहीं करते हो समय पर या नहीं करती हो समय पर। उसके पीछे के कारण क्या है? तो ये जो शब्द है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो भारती, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, अगर आप मेरी ऑडियंस को बताएं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये क्या है। थैंक यू सो मच आरती, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड VNM के जो दर्शक हैं जी, वो ये एपिसोड देखकर आई एम वेरी श्योर कि उनको काफ़ी समझ में भी आएगा। बच्चों को जब मैं देखती हूँ कई बार जी, मुझे ये चीज़ सच में एक बोलते ना दिल से पिंच भी करती है कि आजकल जो ये पीढ़ी है, जो हमारा कल का हमारे देश का फ्यूचर बनने वाले हैं, बिल्कुल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी जो हमारे देश की होने वाली हैं, पर उनके जब मैं हैबिट्स, उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर देखती हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि अगर हम उनको बहुत जल्द एक राइट टाइम पे सही एज में अगर हम आइडेंटिफाई करें एंड एज एडल्ट्स हम उनको हेल्प करें जी, तो तो बहुत अच्छा रहता है। राइट, सो जैसे आपने पूछा प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, जी, मैंने अब तक जितना भी स्टडी किया है और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन एक बिहेवियर है, आउटकम है जो हमको दिखता है, वेरी डीप रूटेड बिहेवियर। जब हम देखते हैं बच्चों में कोई भी चीज़ उनको करने को बोलते हैं तो वो मना कर देते हैं, टालते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो या फिर कोई घर का काम हो, करेक्ट, तुरंत से वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और वो मना कर देते हैं। और वही जो डिले करने का एक पैटर्न बनते आता है, धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है जी। और जब हम उसको ओके बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ये जो बाद में कर लेना वाला पेरेंट का भी एक बिहेवियर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। वहीं पे एक गैप आ जाती है और हमें रियलाइज नहीं होता है एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, कि हम जब उसको ओके करते हैं तो वो आगे चल के किस तरह से शेप लेगा राइट बच्चों के बिहेवियर में एंड उनके आगे जो फ्यूचर बनेगा उसमें कैसे एक डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। सो प्रोक्रास्टिनेशन जब हम उसकी बात करते हैं,
बच्चों में कई बार हमने देखा है कि वो मना करते हैं कोई भी चीज़ करने से, जब डिले करते हैं। सो वो बिहेवियर हमको दिख रहा है कि हाँ उन्होंने मना किया, पर उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है जो वो मना करते हैं। राइट। कई बार बच्चों को हम डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको टाइम पे कोई चीज़ें करनी है। वो भी हमको लगता है कि बच्चों में हम लोग इम्पोज तो कर रहे हैं डिसिप्लिन, पर क्या हम उसको एक सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर ये एक रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से वो डिले करते हैं। करेक्ट। सो बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं जब हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करते हैं। राइट। हम बोलते हैं बहुत कॉमन है, बहुत बार देखा गया है बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम लोग उसको बहुत कैजुअली लेते हैं। करेक्ट। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मेरे 18 साल में, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो एक टर्माइट की तरह है, दीमक की तरह है। वो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपको ख़त्म कर रहा है। वो छोटी छोटी चीज़ें आप समझ भी नहीं पाते हो कि आप उसके अंदर कब वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। राइट। और जब बहुत बड़ी बन के आपके सामने आती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने इतने साल निकल गए, या डॉक्टर जब आपको बोलता है कि अरे आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, या बच्चों में जब पॉस्चर का चेंजेस आ जाता है तब हमको रियलाइज़ होता है, या जब हम लोग कोई ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तब पता चलता है कि अरे ये सारी चीज़ें की कमी आ गई, पर हम तब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं जब वो चीज़ छोटी होती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक आपने बहुत सही बात की, क्योंकि हर बार जैसे मैं बोलती हूँ कि जब कोई इंसिडेंट होता है ना तभी हम जागते हैं। तो बहुत सही कहा आपने भारती, और सुनने में ये बहुत ही हंसी में चीज़ निकाल दी जाती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेना। और आपने जब बहुत सही कहा कि इसके पीछे का साइंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आमतौर हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें अक्सर होती हैं, आए दिन होती हैं, और हम देख के भी उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स को और हम एजुकेटर्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अगर पैटर्न रिपीटेटिवली हो रहा है तो इसे आपकी आदत बनने में समय नहीं लगेगा, और अगर वो आदत बन गई तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं उस पर अब हम आगे भारती से और बात करेंगे। भारती, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब मैं युवा अवस्था की बात करती हूँ तब इसमें जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन देखते हैं तो वो किस रूप में दिखाई देता है? उसके रूप बहुत सारे हैं जी। जैसे एक होता है, आपने किसी टीनेजर को या किसी यूथ को बोला कुछ करने के लिए, तो वो पहले बोलेंगे हाँ करते हैं। सो एक होता है वर्बली आपको उन्होंने बताया कि हाँ करते हैं, हाँ कर रही हूँ। बहुत बार होता है कि कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं जबकि वो एक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्शन में दिख नहीं रहा है, पर वर्बली मेंटली उनके अंदर वो एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गई, इसीलिए वो वर्बली इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरा होता है उनके इमोशंस में आता है कि जब भी आपने कुछ उनको बोला करने के लिए तो तुरंत एक रिएक्टिव बिहेवियर निकलता है। कोई टैंट्रम करेंगे, किसी चीज़ को आप फेंक दिया, पटक दिया, या फिर पैर पटकते हैं, या फिर इमोशंस में जोर से चिड़चिड़ा के बोलते हैं, चिड़चिड़ा के बोलेंगे, जोर से चिल्लाएंगे। करेक्ट। या फिर कोई चीज़ को यू ऐसे खिसका देंगे और बोलेंगे कि अभी उसको करते हैं, अभी बाद में, अभी मत करो। या फिर इतना सारा उसका रिएक्शन दिखाएंगे कि जैसे उनके ऊपर ना बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ सा गिर गया हो। करेक्ट। सो एक तो इमोशंस में बाहर आता है, दूसरा होता है अवॉइडेंस, एक और रूप में बाहर आता है जी। हर चीज़ को अवॉइड करना। जैसे पढ़ाई के लिए बोला तो उसको बोले हाँ ठीक है अभी इसके बाद करेंगे जी। या फिर जैसे ही आपने उनको काम के लिए बता दिया तो बोलेंगे हाँ इसके बाद करेंगे, या फिर पहले मैं ये काम फिनिश कर लूँ, या पहले मुझे नींद आ रही है। सो हर तरह में वो कोई ना कोई अवॉइडेंस मेथड यूज करते हैं। राइट। चौथा होता है कि उनके बिहेवियर में वो लोग इस तरह से आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं आपसे ही गलती हो रही है उनको बोलने में। ओके। कि मैंने क्यों बोल दिया इस टाइम पे। सो वो आपको इमोशनली इस तरह से प्रेजेंट करते हैं उनके बिहेवियर में कि आपको लगेगा कि अरे ये बहुत गलत टाइम हो गया, मैंने उसको छेड़ दिया। फिर आपको एज अ पेरेंट लगता है कि ठीक है आप अपना टाइम ले लो, उसके बाद करते हैं। राइट। स्ट्रेस, टेंशन है, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सिर दुख रहा है,
मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, इस तरह का बिहेवियरल बहुत चीज़ें करते हैं। राइट। थैंक्स टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना सारा टेक्नोलॉजी उनके फिंगर टिप्स पे है। करेक्ट। इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, इतना सारा स्क्रोलिंग करके वो लोग ना अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे वर्ड्स, वोकैबुलरी उनको आ गई है, करेक्ट। पर उनको ये नहीं पता है कि उसको यूज़ कहाँ करना है, क्या वो Right. सही जगह है जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने अपनी बेटी को कुछ बोला करने के लिए, तो वो कर लेती है बिकॉज मैंने थोड़ा पुश किया कि नहीं ये चीज़ अभी करनी है, बिकॉज एक टाइम बाउंड है। राइट। तो वो कर लेती है, फिर उसके बाद वो आपने मुझे आज बहुत ट्रॉमा दे दिया। और मैं सोचती हूँ ये ट्रॉमा दे दिया। अब अब मुझे फिर मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा आपको ट्रॉमा का मतलब पता है? हाँ मुझे पता है ट्रॉमा का मतलब क्या होता है जी। अब मतलब बता रहे हैं। हाँ। पर वो शब्द क्या यहाँ पर सही में यूज करने जैसा था? राइट। So, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आज के यूथ जो है उनको वोकैबुलरी समझ में आती है। ट्रॉमा हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, गैस लाइटिंग, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती क्या है। पर ये वोकैबुलरी वर्ड्स वो लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पर अवॉइडेंस करना है, जहाँ पर दिखाना है कि ये काम नहीं करना है, वहाँ पर वो ना चाहते हुए भी यूज़ कर लेते हैं। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो उनको आजकल फिंगर टिप्स पे आ गया है। राइट। बिल्कुल सही कहा भारती आपने, और आपने जिस तरह से चीज़ों को स्पेसिफाई किया है, आई होप आप जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं आप सब इन चीज़ों से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जिनके घर में टीनेजर्स हैं, मैं तो ये बोलूँगी टीनेजर से छोटे भी बच्चे आजकल जो हैं वो भी इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, क्योंकि हम अक्सर हम अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हर पेरेंट का और अपने बच्चे का आजकल बातचीत बहुत कम होती है, हमेशा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, और वो चीज़ों को ऐसी ही बातों को लेके होता है जहां हम उनको या तो उनकी पढ़ाई के बारे में कह रहे हैं या उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में उनको रिमाइंडर दे रहे हैं, इवन उनकी कोचिंग क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का समय हो रहा है, आई थिंक वो भी हमें उन्हें याद दिलाना पड़ता है कई बार। तो क्या भारती मुझे याद है कि हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब हमारे पेरेंट्स अगर हमें कुछ कहते थे तो वो मिट्टी पे एक लकीर बना दिया ना तो तुरंत कर दिया जाता था, बट आजकल चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से बच्चे डीले करते हैं। तो क्या इसमें हम पेरेंट्स का ही कुछ हाथ है, या हमने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग करवा दिया है कि जिसकी वजह से उनकी ये हैबिट्स बन चुकी हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ है जी। एक सेट ऑफ पेरेंट्स जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किए हैं वो बहुत ज़्यादा स्पून फीड करते हैं। जी। कहते हैं ना कि मैं वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मैंने मेरे बचपन में या मेरे माँ बाप से मुझे नहीं मिली। बिल्कुल, कोई भी रीज़न हो सकता है। करेक्ट। सो वो इतना सारा कंफर्ट, इतने सारा फैसिलिटी एंड लग्जरी, आई वुड यूज़ द वर्ड लग्जरी मैं यूज़ करूँगी बिकॉज वो है लग्जरी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्या होता है, हम एज पेरेंट्स इमोशनल हैं, हमको लगता है हमने बहुत अच्छा एक लाइफ दे दिया हमारे बच्चों को, पर हम ये भूल रहे हैं कि जब हम इतना सारा कंफर्ट दे देते हैं, ये जो जनरेशन है उस लाइफस्टाइल को, उस कंफर्ट को बेसिक बना रही है। जी बिल्कुल, कि मेरे लिए ये बेसिक है, अब मुझे जो भी चाहिए इसके ऊपर चाहिए, इसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ के लिए पुश करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है, जैसे आपने बोला आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं, वहाँ पे रेस्टलेसनेस आ जाती है, वहाँ पे एक डिफेंसिव आ जाता है, रेजिस्टेंस बहुत सारा आ जाता है जी, कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, इसके बगैर आपने ये कैसे मना कर दिया। और वहीं से शुरुआत हो जाती है। सो एक सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जो इस तरह से स्पून फीड करते हैं जी। अनदर सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं और वो हर चीज़ को डिप्राइव करते हैं, बोलते हैं ना एक्सट्रीम वाली कंडीशन है कि नहीं देना है, ये सब नहीं करना है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रखना है। अब आप सोचो ऐसे माहौल में अगर आप बच्चों को स्ट्रिक्ट रखते हैं, जहाँ पर उनके फिंगर टिप पे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर उनको एक्सेस है वर्चुअल रियलिटी का, उनको वो वर्चुअल स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद है ना कि रियलिटी में रहना पसंद है, ऐसे में अगर आप उनको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दे रहे हो,
आप उनको हर चीज़ से डिप्राइव कर रहे हो, तो बच्चा रियलिटी में तो नहीं देख रहा है, पर वो वर्चुअल स्पेस में ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा है और वो वहाँ पे खुश है, उसको वहाँ से बाहर आना ही नहीं आना है। सो ये एक अलग सेट ऑफ पेरेंट्स का प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, जो बीच के जो कैटेगरी हैं पेरेंट्स का, कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, पर उनको भी नहीं पता है कि क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे पेरेंटिंग हैज़ चेंज्ड अ लॉट। करेक्ट। जैसे मैंने मेरी 2 बेटियां हैं जी। बड़ी वाली शी इज 28 जी। उसके टाइम पे जो मैंने पेरेंटिंग, जो मेरा स्टाइल था या जिस तरह से था, या मेरे माँ बाप ने जिस तरह से मुझे बड़ा किया, जी, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। और जो मेरी छोटी बेटी है जो टीनेजर है, उसके पेरेंटिंग में हमें बहुत डिफरेंस लगता है। गॉन आर दोज डेज जहाँ पर हम एज पेरेंट्स कोई चीज़ इम्पोज कर सकते थे या किसी चीज़ को हम पुश कर सकते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है, बिकॉज बहुत सारे एवेन्यूज़ है जहाँ पर उनको मिल जाता है कि लिवरेज, कि मुझे यहाँ से ये चीज़ मिल सकती है, मुझे वहाँ से वो चीज़ मिल सकती है। बिल्कुल। आपके बच्चे आपको आपसे ज़्यादा समझते हैं, उनको पता है कौन सी नस दबानी है और कैसी चीज़ उनको मिल सकती है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। सो ऐसे में अगर आप पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काम नहीं करती है। मैं कई बार एक कोच का हैट पहन लेती हूँ एंड एज अ पेरेंटिंग कोच या एज अ कोच की तरह उनके साथ बात करती हूँ, क्यूरियोसिटी की तरह बात करती हूँ, तब कहीं ना कहीं मुझे कोई रिजल्ट मिलता है मेरे पेरेंटिंग स्टाइल में। जी। सो यस, पेरेंट्स आर लॉस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है उनके हाथ में, बच्चों को भी नहीं पता है कि किस तरह से यूज़ करना है। करेक्ट। सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर डील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारती ने बहुत करेक्टली कहा कि हर पेरेंट जो है आजकल वो लॉस्ट है, और शायद इसीलिए ये एपिसोड्स आप तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बातचीत है जो आपको कंटेंट के रूप में बहुत जगह पर आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, किस वजह से होता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में, क्योंकि भारती भी जैसे उन्होंने कहा कि वो मदर हैं, 2 बेटियों की हैं, मैं खुद भी एक मदर हूँ, और आसपास में क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से, हम बहुत बच्चों के साथ रूटीन लाइफ में जुड़े हुए हैं, बहुत पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो आजकल जो पेरेंट एक कश्मकश में है ना, उसे देखकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने बच्चे ऐसे नहीं देखे, और जब हम बच्चों को आज ऐसे देखते हैं तो कई बार कुछ पेरेंट्स सहम भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स कई बार इस हद तक हो जाते हैं ना कि शायद बच्चे अपना आपा खो देते हैं, और कई बार पेरेंट्स भी अपना आपा खो देते हैं। उसमें तकलीफ़ क्या होती है कि जो बच्चे के और पेरेंट के बीच का रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं नुकसान उसको पहुंचता है, उसे हार्म पहुंचता है, और वो जो एक बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट पेरेंट को भी अपना लेंस थोड़ा सा चेंज कर कर बच्चे के लेवल पर आकर उसे जानने पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी में ये सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो सेशन ख़त्म होने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे जुड़ते हैं भारती आपसे, और मैं जानना चाहूँगी कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इसे जल्दी किस तरह से पकड़ा जाए ताकि ये एक पैटर्न से आदत में ना बदले, उसके कुछ साइंस अगर आप बता सकें। प्रोक्रास्टिनेशन के साइंस जो होते हैं, एक होता है अवॉइड करना, जी, किसी भी चीज़ को डिले करना। जी, आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी पेरेंट्स हैं, जब आपको इस तरह का कोई बिहेवियर नज़र आता है, जी, बजाय इसके कि आप बच्चों को पूछो कि क्यों नहीं किया, क्या हो गया, इससे जगह अगर आप क्यूरोसिटी से पूछते हो कि अच्छा आपने ये नहीं किया है, कौन सा पार्ट आपको डिफ़िकल्ट लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी आपको परेशान कर रही है। बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन के 6 ट्रिगर्स होते हैं। जी, पहला होता है कि नेचर ऑफ द वर्क, मुझे वो काम पसंद ही नहीं आ रहा है करना। जैसे अगर कोई बच्चे में आर्टिस्टिक ड्राइंग और स्केचिंग का बहुत मन है, जी, अगर उसको ऑब्वियसली मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर उसको कंटिन्यूसली सम्स, प्रॉब्लम्स ये सब सॉल्व करना पड़ता है, जी, तो वो बेंट ऑफ माइंड थोड़ा कम होगा वो बच्चे का। जी।
तो ये वो काम को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। करेक्ट। वो ऐसी काम को उठाने की कोशिश करेगा जो उसके लिए इजी है, जो उसको पसंद है, जो उसको अच्छा लगता है, या जहाँ पर शायद उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, मे बी टीचर्स से, मे बी पेरेंट्स, पीयर्स से, जी। वो चीज़ को उठाने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ अवॉइड कर रहा है, जो काम को, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है। करेक्ट। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। अगर वो काम कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं पता है पहला स्टेप क्या है, नहीं पता दूसरा स्टेप क्या है, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। सो अगर कोई, मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला है स्कूल में, और प्रोजेक्ट में कोई साइंस का आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है, जी। बच्चे के लिए शायद कॉम्प्लेक्स है, हमारे लिए शायद ईजी है। जी। सो अगर हम बच्चे को वही क्यूरोसिटी वाला एटीट्यूड से पूछते हैं कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रही है, जी। तो वो खुल के आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि ये सब मुझे समझ में आया, पर यही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे काम कैसे करूँ। राइट। सो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो एक अनदर ट्रिगर है। थर्ड ट्रिगर जो है पीपल इन्वॉल्व। जी। अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जो मेरी बेटी है डीवा, उसी के क्लास में बच्चे जो कई बार इंटरेक्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट से उनको बहुत प्यार है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बट जो टीचर हैं या उनका पढ़ाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं उनको मिसमैच कर रहा है। राइट। अब आज की जो जनरेशन है, जैसे आई टेक यू बैक टू लिटिल बिट, जैसे हमारे जो माँ बाप थे और उनके जो माँ बाप थे, मतलब मेरे दादाजी और वो वाली जो जनरेशन थी, वो सर्वाइवल वाले जनरेशन थी। राइट। कई बार 1940s, 50s, 60s में जो वो स्ट्रगल था, जी बिल्कुल, जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे घर चलाना है, मुझे बच्चों को दाल रोटी देनी है, छत देनी है, तो वो एक नीड फुलफिल करने में पूरी उनकी लाइफ निकल गई। बिल्कुल। जैसे मेरे माँ बाप बड़े हुए और उन्होंने जब अपना एडल्टहुड लिया, तो उनके नीड्स जो थी वो बहुत अलग थी कि सर्वाइवल तो हो गया, छत है, अब मुझे आगे इनको कैसे बढ़ाना है, आगे एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ देनी है। तो उनका हमेशा एक वही ऑब्जेक्टिव से वो करते थे। करेक्ट। जब हम बड़े हुए तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन सर्वाइवल से निकल गई, कंफर्ट से निकल गई, अब आगे लाइफस्टाइल पे, कि मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है बच्चों को। जी। एक बोलते ना कि फ्रॉम क्लोथिंग से लेके ट्रैवल करना या बाहर आउटिंग्स पे जाना, वो तरह का लाइफस्टाइल, वो चीज़ मुझे मेरे परिवार को देना है। करेक्ट। अब ये जो जनरेशन है, इनको तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं है, कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। तो इन बच्चों को क्या चाहिए, व्हाट इज़ देयर नीड? मैं आपको बताती हूँ उनकी ज़रूरत क्या है। उनकी ज़रूरत है वैल्यू। जहाँ पर वो वैल्यूड फील करेंगे कि क्या मेरी कदर हो रही है, क्या मैं यहाँ पर वैल्यूड फील कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो वो नहीं रहेंगे। क्या मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं? अगर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पर मेरा एक रिकग्निशन मिल रहा है, एक सिग्निफिकेंस है, तो वो वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जी। क्या मुझे बेसिक्स तो मुझे मिल रहा है, पर क्या मुझे एक ग्रोथ या एक लर्निंग का कहीं ना कहीं चैलेंज बोलते हैं ना, वो अगर मुझे मिल रहा है जी, तो आई विल बी देयर, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। राइट। अब अगर हम स्कूल में आते हैं, स्कूल में लर्निंग मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं रिकग्निशन अगर नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, या उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो तुरंत डिस्कनेक्ट करते हैं। ये जनरेशन ऐसी है कि आपको सेकंड चांस नहीं देगी, बिल्कुल, वो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद उनके लेयर्स बिल्टअप होते हैं। जी। ये टीचर ने मेरे साथ ऐसे किया, रिजेक्ट, खत्म। दोबारा किया, 100% खत्म। तीसरी बार किया, स्कूल जाना ही नहीं। चौथी बार सब फ्रेंड्स को बोलना शुरू करते हैं कि टीचर ऐसी है, टीचर ऐसी है। सो उनका वो सब्जेक्ट से कट ऑफ हो जाता है। जी। सो ये होता है पीपल इन्वॉल्व। अगर वो काम में, अगर टीचर्स या क्लासमेट्स हैं, कहीं ना कहीं अगर बुलिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट है इस तरह से, तो बच्चे उस चीज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनको बार बार वही लोग याद आएंगे कि ये लोग हैं। राइट। चौथा होता है कि किस टाइम पे आप बोल रहे हो।
हर एक का एक अपना एनर्जी लेवल होता है, बॉडी का एक एनर्जी लेवल होता है। कई लोग होते हैं जो सुबह में चार्ज अप रहते हैं, जैसे हम एडल्ट्स हैं, हमको भी ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह में काम करना बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट, उनका मॉर्निंग एकदम चार्ज, सुपर चार्ज, उठते से ही उनको राइट, एनर्जेटिक फील होता है। राइट, कितने होते हैं जिनको लंच के बाद शुरू होता है, दोपहर के बाद 4 बजे के बाद उनको लगता है कि हाँ अब कुछ काम करना चाहिए, सुबह तक वो सिर्फ ड्रैग करते हैं। हर बॉडी का एक अपना एनर्जी अलाइनमेंट रहता है, राइट, बच्चों में भी होता है, बट हम लोग को पता नहीं है कि उनका कब होता कब है। होता है। सो कितने बच्चे होते हैं जो सुबह को एकदम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो सब कुछ करने को रेडी होते हैं। दोपहर के बाद वो आप देखोगे एकदम आराम से लेंगे अपना Right. टाइम। राइट, कितने होते हैं बच्चे जो दोपहर तक ड्रैग करते हैं, बट शाम के बाद वो सुपर एनर्जेटिक फील करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। सो कौन से टाइम पे आप उनको बोल रहे हो कोई काम करने के लिए, जी। वो एज पेरेंट्स अगर हम आइडेंटिफाई करते कर हैं लें, तो भी काफी हेल्प होता है। करेक्ट, एंड नेक्स्ट ट्रिगर है कि आप कितना लंबा टाइम लेगा वो चीज़। मान लो कोई टास्क है या कोई उनको प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, जी, तो वो उस चीज़ को पहले ही अवॉइड करेंगे। कोई चीज़ अगर फटाक से करने वाली होगी, छोटा सा काम होगा, correct. तो उसको जल्दी करके खत्म कर देंगे देंगे, और आपको दिखाएंगे कि देखो मैंने ये सारा खत्म किया। अब वो होंगी 5 मिनट की चीज़। क्या करना होगा? इतना सा पैराग्राफ लिखना होगा, 2 सम्स करने होंगे, या तो फिर कोई असाइनमेंट का कॉपी बना के उसको रखना होगा। छोटी छोटी चीज़ें वो जल्दी खत्म करेंगे। बड़ी चीज़ें जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है, उसको वो अवॉइड करते रहेंगे। सो ये ट्रिगर्स हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन को लीड करते हैं। राइट। भारती, आगे जुड़ना चाहेंगे आपसे और जानना चाहेंगे कि अगर ये पैटर्न्स हैबिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, तो क्या ये हैबिट्स का किसी भी बच्चे की या युवा की उसके करियर पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर या उसके रिलेशनशिप में, क्या इसका कोई असर दिखता है उसमें? वो अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। यस, उसका असर बिल्कुल दिखता है। एंड ये अगेन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि स्पेशली रिलेशनशिप में अगर आप मैं बताऊंगी जी, अगर उनका ये हैबिट बन गया है प्रोक्रास्टिनेट करने का और किसी भी चीज़ को अवॉइड करने का, सो अगर मान लो छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट भी होगी रिलेशनशिप में, जी, वो पहल नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को अवॉइड करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, करेक्ट, मुझे उसको फेस नहीं करना है, मुझे वो बातें नहीं करनी है जिससे मुझे तकलीफ होगी। सो वो चीज़ को वो तब तक अवॉइड करते रहेंगे जब तक सामने वाला आगे कुछ वापस करे से नहीं। छेड़े और नहीं। आपको पता है जब रिलेशनशिप में अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है जी, तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस आ जाता है रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, करेक्ट, पार्टनर रिलेशनशिप हो या फिर एक मदर एंड डॉटर या सन, या फिर बोलते हैं ना पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप, या फिर इवन प्रोफेशनल करियर में अगर एक मैनेजर बॉस के साथ एक टीम मेंबर का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो वो अवॉइडेंस आपका एक स्ट्रैटेजी बन जाता है और आप उसको तब तक खींचते हो जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब Correct. तक वो एक एज पे नहीं आता। राइट, सो रिलेशनशिप में उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हेल्थ बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हम लोग तब तक कोई भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है या डाइट है, हम तब तक नहीं करते जब तक डॉक्टर आपको लिख के नहीं देता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपने नहीं किया तो आपको, मतलब हम वो लेवल तक वेट करते हैं और हमारी हेल्थ को लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक नहीं करेंगे, या जब तक वो हॉस्पिटल जाने की बात नहीं आती है तब तक नहीं करेंगे। इनफैक्ट मेरा ये जो स्टडी करना प्रोक्रास्टिनेशन का, उसका जो ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए हेल्थ ही था। 2018 में जब मुझे डायग्नोस हुआ था, और वो भी मैं प्रोक्रास्टिनेट ही कर रही थी। एवरी मंथ मुझे ब्लीडिंग होता था एंड मैं डॉक्टर को अवॉइड करती थी। जी, ऑब्वियसली 1-1.5 साल निकाल दिया मैंने। और जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस अभी तुम चलो, बिकॉज दिस इज़ नॉट, ये सही नहीं है, राइट, और मुझे ब्लड डोनेशन के लिए जाना था। सो जब हेमोग्लोबिन चेक किया तो पता चला कम है। सो दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुरंत मुझे चेक किया और बोला आप ये सारी रिपोर्ट्स करवाओ इंक्लूडिंग सोनोग्राफीज। 24 घंटे में रिपोर्ट्स आ गई
और रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे एक चीज़ डॉक्टर ने कही जो वो मुझे अभी तक जहन में है कि भारती, तुमने तो प्रोक्रास्टिनेट किया, पर तुम्हारे अंदर जो फाइब्रॉइड था उसने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया था, वो तो बढ़ रहा था। राइट। And that was the moment where it took me aback and I said, अरे it was a major setback. Right. So obviously surgery हुआ, recovery हो गई, but वहाँ से मैंने इसको स्टडी करने का ठान लिया कि मुझे ये प्रोक्रास्टिनेशन पे स्टडी करना है। जी। क्यों हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर ये इतना डीप रूटेड पैटर्न है जो कहीं ना कहीं बचपन से शुरू हो जाता है, तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे। करेक्ट। एडल्टहुड में तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है जी। बट अगर बचपन में उसको तोड़ सकते हैं या उसको बनने से रोक सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। आज आपको सुनकर भारती मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करती आ रही हूँ, और मुझे लगता है शायद हमारे घर की हर औरत ये कर रही है, क्योंकि जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, घर में माँओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, हाँ आज की जनरेशन नहीं, बट अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो हम अक्सर चीज़ों को चलाते हैं और चाहे मैं ये भी कहूँगी घसीटते हैं, चाहे हम उसमें खुश हैं या नहीं हैं, बट वो घसीटना जो है वो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है। और आज भारती को सुन के मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल साउंड हो रही हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि आज जब हम 40 क्रॉस कर गए हैं तब हम ये चीज़ें समझ रहे हैं, और शायद इस समय में इसे बदलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। बट अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 12-13 साल के हैं या 10-9 साल के हैं या इवन 16-17 साल के हैं, इस समय में अगर आप एज अ पेरेंट समझ जाते हैं, अगर बच्चे समझ जाते हैं वो जो कर रहे हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन है और वो किस तरह से, जैसे भारती ने पहले कहा कि दिमाग का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको खोखला कर रहा है, तो हमारी तरह 40 में आके आप इस चीज़ को समझे वो सही नहीं रहेगा। और इसीलिए ये एपिसोड आप तक लेकर आने की हमारी पूरी कोशिश रही है, और मैं भारती से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी हम एक सीरीज़ करें ताकि इसमें थोड़ा और डीप में जाए, क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ा है इसके पीछे का, तो इसके पीछे की जो रिसर्च है उसको भी पहचानना ज़रूरी है, और इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिस पे काम करना ज़रूरी है एज एजुकेशन सिस्टम, एज पेरेंट्स, और आई थिंक एज एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारती, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई टिप अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें आज के इस एपिसोड के एंड में। बिल्कुल देना चाहूँगी। बहुत सिंपल सा एक प्रैक्टिकल टिप या बोल सकते हैं आप तरीका यूज़ कर सकते हो। एक एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके से शुरू किया था, एज अ पेरेंट मैं जर्नल करना शुरू किया। जर्नलिंग मतलब आपने एक लिस्ट बनाना शुरू किया कि जब भी आपको कोई ऐसा बिहेवियर आपके बच्चे में दिखता है या आपके टीनेजर में दिखता है कि वो कुछ अवॉइड कर रहा है या वो किसी चीज़ को डिले कर रहा है या टाल रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि अच्छा मैंने उसको ये चीज़ बोला करने के लिए और उसने मना किया। या कोई प्रोजेक्ट है जिसको डेडलाइन अगर आपको पता है कि हाँ 10 तारीख को सबमिट करना है, आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक उसको हाथ में लिया नहीं है, सो वो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि पहला स्टेप जो होता है वो होता है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर नहीं हो कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है तो आप उसको एड्रेस नहीं कर पाओगे। सो पहला है आप बी अवेयर कि आप ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे सिर्फ 3 बिहेवियर्स भी अगर आप जर्नल करते हैं तो आप एक अवेयरनेस मोड में आ जाओगे। सेकेंड स्टेप होता है कि आप बच्चे से एक बिहेवियर के बारे में बात करें विथ क्यूरोसिटी, नॉट एज अ पेरेंट बट एज अ क्यूरोसिटी कि आपका ये 10 तारीख का डेडलाइन है, आपको कब शुरू करना है या फिर आपको कहाँ पे हेल्प चाहिए, क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है। सो आप एक बिहेवियर को उठा के अगर आप बात करते हैं, वहाँ से डायलॉग शुरू होगा। सो दैट इज़ वन टिप आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच भारती, आपका कीमती समय हमें देने के लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल टिप जो उन्होंने दी है, एक कहा है जर्नलिंग और दूसरा कहा है कि आप बैठकर जो प्रॉब्लम है उस काम के पीछे उसको पकड़ने की कोशिश करें ताकि वहाँ पर चर्चा हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं। तो ये काम हम सभी को करना है और इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए दिन निकालना या समय निकालना या चौगड़िया जैसे गुजरात में कहते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
मैं तो ये कहूँगी कि ये एपिसोड सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, अगर आपके घर में टीनेजर्स है, एडोलेसेंट्स है, आप उन्हें भी दिखाइए, क्योंकि कई बार बातें ऐसी होती हैं जब माँ बाप बोलते हैं तो वो अलग असर करती हैं, बट कोई एक्सपर्ट बोलता है ना तो वो अलग असर करता है। तो अगर वो बच्चे भी ये एपिसोड देखते हैं तो खुद ही अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है हमें सुनता नहीं है, पर क्या पता शायद उसे पता ही नहीं है कि इसके साथ डील कैसे करना है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमें भी उन्हें देना चाहिए और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये वीडियो अब ख़त्म होगा, आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की जो सीरीज़ अब भारती के साथ हम करने वाले हैं उससे आप जुड़े रहें, आपका फैमिली जुड़ा रहे, और जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जिस स्कूल में आप करते हैं काम, उस स्कूल के सारे टीचर्स भी हमसे जुड़ सके, पेरेंट्स जुड़ सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है, ये घर घर का प्रॉब्लम है, ये घर घर का कंसर्न है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेरेंटिंग की जर्नी ब्यूटीफुल बने, पॉजिटिव बने, कहीं बाहर घूमने या हॉलीडे करने से नहीं, चर्चा करने से ज़रूर डेफिनेटली होगी। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर हम इग्नोर कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आगे जाके, जिस तरह आज हम 40 के बाद इन चीज़ों पे बातचीत कर रहे हैं, उस समय आपको अफसोस हुआ होगा या अफसोस होगा कि काश मैंने उस समय ये बातचीत अपने बच्चों से कर ली होती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतना प्रोक्रेस्टिनेशन करना सही नहीं था। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ अच्छा और कीमती समय हमेशा बिताते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भारती। थैंक यू सो मच।